एंड इट्स प्रोडक्ट बिलिरुबिन। बेटा जहाँ पे आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगी बेटा वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्री हीम लिबरेट होगा। और कहाँ पे आरबीसीज डिस्ट्रॉय होती हैं? स्प्लीन में। अच्छा, किसी को पता है स्प्लीन में आरबीसीज डिस्ट्रॉय कैसे होती हैं? ये कोई नहीं बताया। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसीजर। पता है? नहीं पता? खुद सोचो, आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। थोड़ा सा चले ऑफ द ट्रैक चल लेता है टाइम, उस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। देख लो, काम आएगा, कभी एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, बिकॉज इट विल वर्क बोथ इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये आरबीसी की मेम्ब्रेन है बेटा, मान लो। बेटा जो यंग आरबीसीज होती है ना, यंग आरबीसीज, उनकी मेम्ब्रेन बहुत टाइट और बहुत एजाइल होती है, वो आसानी से टूटती नहीं। लेकिन जो ओल्डर आरबीसीज होती है 100 डेज, 110, 120, जो इतने डेज की आरबीसीज होती हैं, उनकी बेटा जो सेल मेम्ब्रेन होती है बहुत, जिसे कहता है, वीक हो जाती है, बहुत वीक। अब जब ये स्प्लीन के थ्रू पास करती है ना बेटा, तो स्प्लीन में बेटा नेटवर्क होता है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज का, बहुत कॉम्प्लेक्स फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती है। तो ये सारा ब्लड बेटा बहुत फोर्स के साथ पुश किया जाता है उन टाइट कैपिलरीज में से। अब होता क्या है, जो बेटा यंग आरबीसीज होंगी उनकी मेम्ब्रेन तो ये स्ट्रेस बर्दाश्त कर लेंगी, वो तो वहां से निकल जाएंगे, बट द ओल्डर वंस विल गेट क्रश्ड रिजल्टिंग इन लिबरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। कौन सा? हीमोग्लोबिन। ऐसे डिस्ट्रॉय होती है बेटा आरबीसी स्प्लीन में। और ओल्डर वंस ही क्यों होती है बेटा? क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन बहुत कमजोर हो जाती है विद टाइम। समझ आया? कहीं एनाट में, फिजियो में बेटा ये पॉइंट बायोकेम में तो काम नहीं आएगा, लेकिन एनाट फिजियो में इंप्रेस करने के लिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब जब बेटा हीमोग्लोबिन लिबरेट हुआ, तो मैंने आपको बताया दैट ग्लोबिन पार्ट विल गो इन द अमाइनो एसिड पूल, वो तो कहीं भी यूटिलाइज हो जाएगा, उसके तो जितने काम कहो उतने कम है। प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स तो कहीं भी यूटिलाइज हो जाते हैं। हीम डिग्रेड्स टू फॉर्म बिलिरुबिन, डिग्रेड्स टू फॉर्म बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन की समस्या ये होती है बेटा, बिलिरुबिन इज वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। ब्लड के मेजर फ्रैक्शंस क्या होता है बेटा? ग्रैन्युलेटेड कंपोनेंट्स एंड द प्लाज्मा। ठीक है, ग्रैन्युलेटेड कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह आ जाते हैं। दैट कंस्टिट्यूट्स रफली 45%, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो। और प्लाज्मा बेटा होता है 55%। एंड ऑफ दैट 55% बेटा 95% इज वाटर। ठीक है, तो क्या हम रफली कह सकते हैं दैट 50% ऑफ ब्लड इज वाटर? इसका मतलब ये है कि बिलिरुबिन बेटा जो जनरेट हो रहा है ना, वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, बिकॉज ब्लड इज 50% वाटर। अब बिलिरुबिन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे बेटा एक प्रोटीन आती है, ब्लड प्रोटीन, जिसका नाम होता है एल्ब्यूमिन। क्या नाम होता है? एल्ब्यूमिन। इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद एल्ब्यूमिन, फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद एल्ब्यूमिन एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू लीवर, ट्रांसपोर्टेड टू लीवर। अब बेटा आप लोगों को पता है बिलिरुबिन जो है ये वाटर इनसॉल्युबल है और ये वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक, इट इज वाटर इनसॉल्युबल एंड इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट को आप बॉडी में रख तो नहीं सकते, उसे रिमूव तो करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के दो ही रास्ते होता है, इधर एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन और एक्सक्रीटेड थ्रू फीसिस। दोनों से आसानी से हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इनका मेजॉरिटी कंपोनेंट वाटर होता है और वाटर में तो इनसॉल्युबल है। अब यहां से बेटा बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ कंजुगेट होकर लीवर तक इसलिए आएगा क्योंकि इसे वाटर सॉल्युबल बनाना है हमें। वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल इसलिए बनाना है ताकि इसका रिमूवल हो सके बॉडी से। ठीक है, लीवर तक इसलिए लाया जा रहा है, वरना स्प्लीन से सीधा किडनी की तरफ डाइवर्ट नहीं कर सकती थी बॉडी, बिल्कुल कर सकती थी। लेकिन फायदा क्या? वो यूरिन में, जिसे कहना चाहिए फिल्ट्रेट में, वो इट इज अनडिसॉल्वेबल देयर, रिमूव ही नहीं होगा। अब बेटा जब बिलिरुबिन लीवर में आ जाता है, इट इज नाउ कॉन्जुगेटेड, इट इज नाउ कॉन्जुगेटेड विथ ग्लूकुरोनिक एसिड, विथ ग्लूकुरोनिक एसिड। अब बेटा ये वाटर सॉल्युबल बन गया। नाउ इट इज
actively secreted in bile, enterohepatic circulation, from where it is removed in feces and in urine. फीसिस को बेटा जो टिपिकल कलर मिलता है, इट इज ड्यू टू डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स ऑफ बिलिरुबिन ओनली. ठीक है, ये चीज याद रखो. लास्ट टाइम हमने टोटल बिलिरुबिन एस्टिमेट किया था, याद है? टोटल बिलिरुबिन की बेटा दो फ्रैक्शंस होती है, वन इज डायरेक्ट, वन इज इनडायरेक्ट. डायरेक्ट एंड इन दोनों का डायग्नोसिस बेटा बहुत जरूरी होता है. पता है क्यों? क्योंकि अगर एक फ्रैक्शन बढ़ा हुआ है या दोनों फ्रैक्शन बड़े हुए हैं तो हमें एक ब्रीफ आइडिया मिलता है कि कौन सी पैथोलॉजी ट्रीट करनी है. लेट अस से हम कहते हैं कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है. अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन कहाँ होती है बेटा? लीवर में होती है. कहाँ? अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो पैथोलॉजी लाइज प्रायर टू लिवर. मतलब जब तक वो एल्ब्यूमिन कॉन्जुगेटेड ब्लड बेटा लिवर तक आ रहा है, वो तब ऑलरेडी तब तक वो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है. यानी कि लिवर में कोई दिक्कत नहीं, पैथोलॉजी कहीं पीछे है. उससे पीछे कहाँ हो सकती है? स्प्लीन में हो सकती है. लाइक स्प्लीनोमेगेली, हीमोलाइटिक जॉन्डिस. आपको एक बड़ा टिपिकल केस हम लोगों ने बताया था, लास्ट ईयर की बात है. इन G6P डेफिशिएंसी बेटा मलेरिया पेशेंट्स में मेडिसिन बहुत ध्यान से दी जाती है, सो दैट इट डज नॉट ट्रिगर हीमोलाइसिस ऑफ द आरबीसी. ये पूछा जाता है. ठीक है, ये चीज पूछी जाती है. ड्रग्स का नाम देगा और फिर वो पूछेगा दैट व्हाई इट इज एडमिनिस्टर्ड विद कॉशन इन मलेरिया पेशेंट्स जो G6P के डेफिशिएंट होते हैं. ओके, इस केस में तो बेटा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा होगा. अब मान लो पैथोलॉजी लीवर में है. पैथोलॉजी इज इन लीवर, लाइक सिरोसिस, हेपेटाइटिस एंड अदर पैथोलॉजीज. उसमें बेटा कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों बड़े होंगे, क्योंकि लीवर में बेटा पैथोलॉजी है. लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि कॉन्जुगेशन पूरी तरह से रुक जाएगा. साइड बाय साइड कॉन्जुगेशन भी चलता रहता है. इसका मतलब क्या है कि वो दोनों फ्रैक्शन बढ़े हुए आएंगे. जब दोनों फ्रैक्शन बढ़े हुए आएंगे तो बेटा वी कैन से दैट पैथोलॉजी लाइज इन द लिवर. तो हमें और कहीं ट्रीटमेंट नहीं करना, वी इमीडिएटली हैव टू स्टार्ट ट्रीटिंग लिवर. वहां पे टारगेट करना चाहिए हमारा. अब मान लो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बेटा नॉर्मल है, बट द कॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन इज हाईली एलिवेटेड. दैट मीन्स दैट नाउ द पैथोलॉजी लाइज आफ्टर द लिवर. लीवर के आगे पैथोलॉजी, पोस्ट हिपैटिक. ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल कैनालिक्यूलाई. ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल कैनालिक्यूलाई. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. तो जब हमें पता चलता है कि कौन सी फ्रैक्शन बढ़ी हुई है, कौन सी फ्रैक्शन घटी हुई है, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा ट्रीटमेंट हमें अप्लाई करना है. अगर मान लो अनकॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन बढ़ा हुआ है तो वी लुक फॉर स्प्लीनोमेगेली बेटा, पैल्पेट करके देखते हैं. सबसे प्राइमरी कारण यही होता है. ठीक, हीमोलाइटिक जॉन्डिस के केसेस देखते हैं. मान लो दोनों अगर फ्रैक्शंस बढ़े हुए हैं, वी लुक फॉर सिरोसिस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, बहुत सारे होता है. और मान लो अगर कॉन्जुगेटेड फ्रैक्शन बढ़ी हुई है लेकिन अनकॉन्जुगेटेड नॉर्मल है, देन इट कैन बी केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल कैनालिक्यूलाई. और ऑब्स्ट्रक्शन का प्राइमरी कारण क्या होता है बेटा? गॉल स्टोन्स. गॉल स्टोन्स, समझ आई बात? इसके बाद ये तो होगी बेटा इसकी बेसिक थ्योरी एंड पैथोफिजियोलॉजी. अब आते हैं आज की इस पे. प्रिंसिपल इट इज द सेम जो बेटा टोटल बिलिरुबिन में है, क्योंकि प्रैक्टिकल आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना. तो पहले आप टोटल बिलिरुबिन एस्टिमेट करेंगे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा द डायरेक्ट बिलिरुबिन पार्ट. ओके, दो पार्ट में है ये पूरा प्रैक्टिकल. प्रिंसिपल विल रिमेन द सेम. पढ़ो बेटा प्रिंसिपल क्या था बेटा. एज यूजुअल इसमें ब्लैंक और टेस्ट ही बनेंगे, स्टैंडर्ड नहीं बनेगा इसमें. ठीक है, नाउ कमिंग टू द प्रोसीजर ना, इसमें ब्लैंक और टेस्ट ही बनेंगे. प्लीज राइट डाउन द प्रोसीजर बेटा.
This is blank, and then this is test. आज हम बेटा डायरेक्ट बिलीरुबिन एस्टिमेट कर रहे हैं, डायरेक्ट बिलीरुबिन, ओके। डायरेक्ट बिलीरुबिन, लास्ट टाइम क्या था बेटा, टोटल बिलीरुबिन रिएजेंट, क्या था, टोटल बिलीरुबिन रिएजेंट, क्योंकि हम टोटल बिलीरुबिन एस्टिमेट कर रहे थे। आज क्या एस्टिमेट कर रहे हैं, डायरेक्ट बिलीरुबिन। तो बेटा आज क्या आएगा, डायरेक्ट बिलीरुबिन रिएजेंट, ओके, डायरेक्ट बिलीरुबिन रिएजेंट। ब्लैंक में होगा बेटा ये 1000 माइक्रोलीटर और टेस्ट में होगा 1000 माइक्रोलीटर। उसके बाद क्या डालते हैं, देखो क्या था उसमें, नाइट्राइट रिएजेंट। क्या डालेंगे, नाइट्राइट रिएजेंट। वाई नाइट्राइट, बेटा नाइट्रेट लिखोगे तुरंत 0 मिलेगा, एग्जामिनर देखेगा ही यही। लास्ट टाइम आई डिस्कस्ड अ ग्रुप विद यू दैट वाज कॉल्ड एजो ग्रुप, याद आया, डाई वाला जो होता है एजो ग्रुप। बेटा एजो ग्रुप इन साइटू जनरेट होता ही नाइट्राइट से है, नाइट्राइट, ठीक है। नाइट्रेट का कोई रोल नहीं होता एजो ग्रुप जनरेट करना है, इसीलिए नाइट्राइट लिखना है इसमें। हाँ, डायरेक्ट बिलीरुबिन नाइट्राइट रिएजेंट, डायरेक्ट बिलीरुबिन नाइट्राइट रिएजेंट। बेटा ब्लैंक में नहीं डलता, टेस्ट में ये डलेगा अराउंड 50 माइक्रोलीटर। कितना, आफ्टर दैट we'll take the serum sample, we'll take the serum sample। फाइनल के वाइवा में ना बेटा जब जाओ एक चीज याद रखना, इसको लिख लेना आप, इस क्वेश्चन को। बहुत सारी चीजें होती है जो सीरम में एस्टिमेट होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो होल ब्लड में एस्टिमेट होती है। आपको दोनों के कारण पता होने चाहिए। हम ब्लेटेंटली बोल देते हैं कि सीरम सैंपल, कुछ चीजें होती है जिनकी एक्यूरेसी बेटा होल ब्लड में ज्यादा आती है, लेकिन अधिकतर चीजें होती है जिनकी एक्यूरेसी सीरम में ज्यादा आती है। और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है बेटा कि मैं आरबीएस मान लो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट लगाता हूँ, ओटोलुडिन तो नहीं, जीओडी पीओडी जो आपने किया उस मेथड से मैं होल ब्लड लेता हूँ, सीरम लेता हूँ बेटा, दोनों से वैल्यू निकालता हूँ, एक में ज्यादा आएगी एक में कम आएगी। ऐसा क्यों होता है? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस। और इस पे क्रिएटिनिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि होल ब्लड में लोगे सीरम में लोगे। और क्रिएटिनिन से इसलिए बनता है क्योंकि उससे क्लियरेंस वैल्यू पर फर्क पड़ता है। इस पे फर्क पड़ता है क्लियरेंस वैल्यू पर। क्लियरेंस वैल्यू ऊपर नीचे होगी ना तो बेटा आपका किडनी फंक्शन टेस्ट हैम्पर हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, इसको लिख लो। ये बेसिक क्वेश्चन है बेटा जो एग्जामिनर पूछ लेता है। सैंपल बेटा होगा 100 माइक्रोलीटर दोनों में। We'll estimate at 576 नैनोमीटर, सॉरी 578 नैनोमीटर, 578 नैनोमीटर। इंक्यूबेशन पीरियड इज 10 मिनट्स। रिएक्शन इज एंड पॉइंट। कौन सी है? एंड पॉइंट। आई होप आप लोगों को एंड पॉइंट और काइनेटिक मेथड्स में फर्क पता है ना, एंड पॉइंट एंड काइनेटिक मेथड्स में। आफ्टर दैट बेटा कैलकुलेशन पार्ट। लास्ट टाइम याद है हमने कैसे कैलकुलेट किया था टोटल बिलीरुबिन? बोलो। ओडी ऑफ टेस्ट इनटू 13। या मैंने लास्ट टाइम 13 पे स्टार लगाया था, याद है? 13 पे स्टार इसलिए लगाया था क्योंकि बेटा ये वेरिएबल है। किट में 13 लिखा हुआ है, मैंने इसलिए 13 लिखा। लेकिन जब हमने एक्चुअल में देखा कि फैक्टर की एग्जैक्ट वैल्यू आ क्या रही है, इट वाज 198 फॉर टोटल बिलीरुबिन। याद आया? तो इसमें आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। जो भी फैक्टर होगा, अगर मान लो आया एग्जाम में एस्टिमेट करने के लिए, फैक्टर तो हम ही प्रोवाइड करेंगे, उसमें चिंता वाली कोई बात नहीं। आज आप लोग 13 ही रखेंगे बेटा फॉर डायरेक्ट बिलीरुबिन। फैक्टर 13 इज करेक्ट।
ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन, ये दोनों आपको लिखना है, ठीक है, जो भी आ रहा है आपका। ऑब्जर्वेशन में आप लिखेंगे ओडी टेस्ट, ओडी स्टैंडर्ड इतना इतना आ रहा है, रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन इतना आ रहा है, पूरा कैलकुलेट करने के बाद। ओके, देन आफ्टर दैट क्लिनिकल, यस क्लिनिकल पार्ट रह रहा है ना। अगर मान लो आपका इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आ रहा है, इनडायरेक्ट, तो आप आके ये नहीं कहेंगे कि दैट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज एलिवेटेड, you will report with proper reasons like indirect bilirubin is elevated. This can be due to following reasons like splenomegaly, hemolytic jaundice. अब मान लो दोनों बढ़े हुए आ रहे हैं, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड दोनों, आप आके ये मत रिपोर्ट कर देना सर दोनों बढ़े हुए आ रहे हैं। नो, दिस इज इनकम्प्लीट आंसर और आई शुड से इट इज रॉन्ग आंसर। आपको बताना है कि ये दोनों बढ़े क्यों आ रहे हैं। क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन तो वो होगी ना, जैसे ब्लड शुगर बढ़ी आ रही है, ये कोई क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन नहीं होती बेटा, इसका कारण लिखने होता है, ठीक है। अब जब दोनों फ्रैक्शन बढ़ी हुई है तो आप क्या लिख सकते हैं, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, कौन सा, चलो ये नेट पे देखना। Then after that, if your conjugated bilirubin is elevated and unconjugated is normal, तो इसका रीजन क्या होगा, obstruction in bile canaliculi, obstruction in bile canaliculi। नॉर्मल वैल्यूज पता बेटा क्या होते हैं, टोटल बिलिरुबिन में मैंने लिखवाई थी, यू हैव टू सी देयर एंड गेट योर रेफरेंसेस फ्रॉम देयर, ठीक है। और यहाँ भी लिखनी है आपको, क्लिनिकल के बाद नॉर्मल रेंज लिखनी है, कितना होता है मेल फीमेल में, कितना होता है लेटेंट जॉन्डिस, कितना होता है नॉर्मल वैल्यूज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों की कितनी होती है। ओके, एनी क्वेरीज, किसी की कोई शंका भाई, कोई डाउट?
फिट हो गया फिट करके आगे जल्दी